आप लोगों से कि जो स्टार्टिंग हमको करनी होती है उसमें थोड़ी सी हम ब्रीफ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, डिस्टेंस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। देन आफ्टर आप लोगों ने डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं ना आप लोग। लेकिन क्लास 10th में आपको याद होगा आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देन आफ्टर आपने ये भी पढ़ा था मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, टू मेनी थिंग्स वर देयर ना, इवन सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, ये सारी बातें हम कर चुके थे क्लास 10th में। आप लोगों के बुक में जो पहली एक्सरसाइज जहाँ ये वर्ड लिखा है, जैसे आप में कुछ लिखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये ब्रीफ ऑफ, आपके में भी कुछ लिखा है ना ये सारी चीजें। तो आर डी शर्मा में एक चैप्टर करके दिया पूरा ब्रीफ। उसके बाद मेरे ख्याल से ये आपके पास जो आर एस अग्रवाल है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है ये पूरा इसी पे ब्रीफ ही दिया हुआ है। आपके बुक में कौन सी किताब है? बालाजी। बालाजी में भी आप देखेंगे तो एक पूरा चैप्टर अलग से उन्होंने दे दिया है वो पुरानी चीज़ों पे। तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं, बस एक तरह से लाइट हम दे दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को कम से कम ये हो जाए कि चीज़ें क्लियर रहें, छूटे ना, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और फिर दिक्कत आए। एक तरह से पुरानी चीज़ों को आप जान जाएंगे, ठीक रहेगा। हम बात करते थे वहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जब भी हम किसी पॉइंट, मान लो एक पॉइंट हम P यहाँ लिख दिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमने 2 लिख दिया, पहली बात तो ये 2 क्या था? एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट का डिस्टेंस। अगर मैं ऐसे ले लूं तो ये डिस्टेंस 2 होती थी, और अगर इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस 3 होती थी, सॉरी ये 3 होती थी। दूसरी भाषा में अगर एक्चुअली जो कोई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। किसी भी जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो एक्स होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सब पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वो किसी भी पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दिया है तो जो एक्स की वैल्यू है वो पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस दिखाती है, और जो वाई की वैल्यू है वह इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाती है। बातें सही है कि नहीं भाई? अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इस 2 3 जो पॉइंट 2 3 था इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट होगा। यानी y की जो वैल्यू है वो क्या है? x एक्सिस से डिस्टेंस दिखा रहा है, और जो x की वैल्यू 2 है वो y एक्सिस से डिस्टेंस दिखा रहा है। ये पुरानी चीजें हैं। आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 10 में थे तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस में आपसे ये कहा गया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d निकालते हैं। और d इज इक्वल टू सिंपली होता था x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे d इज इक्वल टू सिंपली एक चीज लिख देते थे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सिंपल इतना ही होता था। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती थी, आप लोग इस चीज को झेले होंगे, सर किसको 1 1 माने किसको x2 माने। इट्स नॉट आवर कंसर्न, सिंपली आपको बता रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। तो अगर आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, यहाँ y2 माइनस y1 दोनों का मतलब सेम है। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हो तो वहां आपसे बात हुई थी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं a और b और दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हों, सपोज कर लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, ये एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इनके बीच में एक पॉइंट p है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ p? इस p का क्या कोऑर्डिनेट होगा, हम इसके बारे में बात करनी थी। और आसान था ना, उसमें हम पढ़ते थे इसके कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल X कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किए थे। तो x इज इक्वल टू होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू होता था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये याद आता था, याद है? ये चीज तो पढ़ा है ना, कोई नया तो नहीं बता रहा हूं आपको। एक चीज से थोड़ा सा नया हो सकता था आपके लिए कि अगर मान लीजिए यहां पर a दिया और यहां b दिया
और एक पॉइंट P जो है वो इसके आउटसाइड में कहीं दिया है, और AP जो है आपके पास M है और BP N है। इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास जैसे पहले थे x1 y1 और इनका कोऑर्डिनेट x2 y2 वो अभी भी हैं। अब हमको इस P का कोऑर्डिनेट जो कि कैपिटल X और कैपिटल Y से रिप्रेजेंट हो रहा है फाइंड करना हो, तो सारा यही चीज आता है, बस आपको x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n हो जाता है, एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाता है। और इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे, जैसे इसका कोऑर्डिनेट होता है, तो हम लिख सकते हैं सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहां आप इसके बारे में बात करोगे, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे mx2 प्लस माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और इसको my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हम लिख सकते हैं। ऐसा कोई बदलाव इसमें नहीं लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके थे। इसी सीरीज में जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हमारे पास आ गया क्या है था, हाँ, मिड पॉइंट। एक्चुअली जब ये m और n, जैसे ये मान लीजिए ना m और n दोनों बराबर आ गया, फिर यहां पर आप देखो यही है ना, m लिखेंगे, यहां भी m लिखेंगे, यहां भी, तो नीचे 2m हो जाएगा, ऊपर m मिलेगा, कॉमन काट लेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए मैं यहां थोड़ा सा आपसे जगह देख रहा हूं। ये हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और इसका मिड पॉइंट अगर मान लीजिए हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये x1 y1 जो होता है इसका कोऑर्डिनेट m का x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 यही होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी पुरानी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, नया कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। इसके थोड़ा सा और आगे अगर मैं आपको लेके चलूं थोड़ी दूसरी दुनिया में, तो उस दुनिया में आपको एक और चीज इसमें पढ़ना था, वो था सेंट्राइड के बारे में। नाम सुना सेंट्राइड का? अगर एक ट्रायंगल हमारे पास दी होगी, ये हमारे पास A है और ये B है, ये C है। सेंट्राइड होता है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट, मीडियंस। मीडियन क्या होते हैं? यहां से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारे पास मीडियन हो जाएगा। फिर यहां से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब हमारे पास कह सकते हैं AD, BE और CF क्या है? मीडियंस हैं। और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या बोलते हो? C से O से को ज्वाइन कर दो, और दैट इज कॉल्ड द सेंट्राइड। ठीक है, और सेंट्राइड का जो कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं सिंपली, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, और ये हमारे पास x3 y3 है, तो इस सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, ये समझ में आया? ये सारी चीजें हम पुरानी बताया, अभी तक नया मैंने कुछ नहीं बताया है। अब आपके सामने, आप लोग देख रहे हो, सबके सामने एक्सरसाइज इस पे दिए हुए हैं। हम इसके बाद बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप ICSE में पढ़ते, ICSE बोर्ड में क्या होता है कि क्लास 10th में ही हम स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, ठीक है, एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 2-3 फॉर्म हम क्लास 10th में ही वहां ICSE में पढ़ लेते हैं। देन आफ्टर 11th में उसी को हम आगे बढ़ा, उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ढेर सारे हमारे पास फॉर्म पढ़ना है, तो उनको रिवाइज करते हुए आगे कुछ और हम पढ़ लेते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है, आप CBSE पैटर्न चल रहे हो, तो हम यहाँ पहली बार शायद स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम पहली बार इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने जा रहे हैं, है कि नहीं है? तो अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो इसमें से, जो अभी हम जो पिछला वाला जो ब्रीफ वाली हम बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए, और उसके तुरंत बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है और हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो पूछ लीजिए।
सो हम यहाँ बात करने जा रहे थे, चूंकि आपके इस पे जो अभी तक हम बात की उस पे कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया, एक नई पॉइंट आपके सामने आ रही है, ये भी बहुत सारी किताबों में पहले बता दी गई थी। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको भी आप जान लें तो अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जाहिर सी बात है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 एंड दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट यहां पे रखा था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये डिस्टेंस आपकी वाई होगी और ये डिस्टेंस एक्स होगा। इज इट? अब आप एक बात बताओ, अगर हम इस ओरिजिन को ही हटा के कहीं और लेके चले जाएं, जब ये ओरिजिन उठ के यहां जाएगा इस पॉइंट एच के पे, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसी पॉइंट पी का अब कोऑर्डिनेट बदल जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस जो था ना एक्स एक्सिस से, पहले एक्स एक्सिस यहां था, अब एक्स एक्सिस को मानो हमने एक्स डैश एक्सिस लिख दिया और इसको वाई डैश एक्सिस लिख दिया, सपोज कर लो, तो जो ये डिस्टेंस था वो बदल जाएगा। यहाँ ये डिस्टेंस बदल गया, जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस बदल जाएगी तो फिर कोऑर्डिनेट भी बदलनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन सारी चीजों को अगर हम दिमाग में रख के लेके चलेंगे तो उस हिसाब से हमको एक चीज ये मिल रही है कि नया एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब नया कोऑर्डिनेट क्या होगा वो थोड़ा सा देख लो। जैसे नया वाला कोऑर्डिनेट को मान लो कि वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा? कैपिटल वाई और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल एक्स। यहां से इसको ध्यान से देखो, अगर ये वाला h कहलाएगा, ये भी h, और फिर ये भी h कहला जाएगा, और ये वाला k कहलाएगा, तो फिर इसको भी हम k कहेंगे। तो थोड़ा सा हमको ये दिखाई दे रहा है कि कैपिटल x प्लस h जो है वो स्मॉल x के बराबर आ रहा है, यानी जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो x माइनस h हो जाएगा। ऐसे ही कैपिटल Y प्लस k इज इक्वल टू स्मॉल y है, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k हो जाएगा। मतलब ये था ओवरऑल जो मैं बताना क्या चाह रहा था। एक हमारे पास पॉइंट P है, इस P का कोऑर्डिनेट स्मॉल y और स्मॉल x और y दिया है। अगर ओरिजिन को हम hk पे शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को hk पे शिफ्ट कर दें, तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P। न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P जो होगा दैट इज व्हाट? x माइनस h एंड y माइनस k। बस इतना ही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा आ गया, बट वो ऊपर वाले नहीं आया। x प्लस h। आप हमारी बात सुनिए लगता है मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हमारे पास ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है। एक पॉइंट P थे जिसका कोऑर्डिनेट x y था, तो x y का मतलब ये पूरा x हो गया, y हो गया, और ये पूरा x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इस ओरिजिन को 0 से हटा के h के पे ले गए, तो फिर ये दूरी h और ये पूरी k होगी कि नहीं होगी? अब जब इस x एक्सिस और नया हमको एक्सिस मिल गया ना, पहले x एक्सिस y था, अब x डैश y डैश ले रहे हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट का सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट कैपिटल x एंड कैपिटल y हो गई। तो अब ये पूरी कैपिटल x हो गई और ये पूरी कैपिटल y और ये पूरी कैपिटल x। एक बात बताओ, कैपिटल Y अब प्लस स्मॉल k मिलके स्मॉल y हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो मैं यहां लिखा हूं ना, कैपिटल Y प्लस k इज इक्वल टू स्मॉल y। कैपिटल X एंड स्मॉल h मिलके स्मॉल x हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो लिखा हूं। तो इस रिलेशन से जो नया कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है उस P का, वो नया कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में होगा। यानी कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए हमको, तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ रही है? x माइनस h एंड कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस k। तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P इज व्हाट? x माइनस h एंड y माइनस k। ये शिफ्टिंग द ओरिजिन। अब आपके क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था, तो सुन लीजिए इनकी बात। लो बेटा, इनका एक क्वेश्चन थोड़ा आर डी शर्मा में एक एग्जांपल लगा रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। मतलब मुझे h के फाइंड करना है,
कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इज 0 इज ट्रांसफॉर्म y स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 0। बस इतना समझ लीजिए। मतलब जो नया इक्वेशन हो रहा है, पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x एंड प्लस 13 इक्वल टू 0 दिया था। ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए कहीं पे, और ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद, ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद जो नया इक्वेशन बन रहा है वो नया इक्वेशन है न्यू इक्वेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं y स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन रहा है। आप क्या करोगे, यहां लिख देना लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू hk। अगर hk पे ये शिफ्ट हो जाएगा, hk पे शिफ्ट होगा, तो जो नया पॉइंट हमारे पास कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होगी, तो स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, सॉरी कैपिटल y प्लस k लिखूंगा नहीं लिखूंगा। हाँ। तो ये अपने इक्वेशन में जहां जहां y है उसको ये, और जहां जहां x है उसको ये पुट करते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, y प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 6y प्लस k माइनस 4x प्लस h प्लस 13 इक्वल टू 0। यही नया इक्वेशन मिलेगा। हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। जब आप सिंप्लीफाई करना, आपको मिलेगा यहाँ y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 6y, कैपिटल y है सब ये, लास्ट में हम लिखेंगे, एंड माइनस 6k माइनस 4x माइनस 4h प्लस 13 इक्वल टू 0। हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हाँ। ये y स्क्वायर हो गया, y का कोफिशिएंट 2k माइनस 6 देन माइनस 4x प्लस k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4h एंड प्लस 13 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बात? बोलिए हमारा। हाँ। अब आप ध्यान से सुनो क्या कर रहा है, सिंस न्यू इक्वेशन इज y स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू 0। a क्या है, एक कांस्टेंट है, बोलो हाँ ना, से समथिंग डियर्स। यस सर। ये कब आएगा, जब y का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तभी तो इसके इसमें y नहीं आ रहा है। मेरे इक्वेशन में ना तो y आ रहा है ना तो कांस्टेंट आ रहा है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए मेरे बात सुनिए, ये y स्क्वायर हो गया, ये y वाला टर्म हुआ, ये x वाला, और ये पूरा कांस्टेंट का रहेगा। जो हमारा इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो रहा है, उस इक्वेशन में ना तो हमारे पास ये y आ रहा है और ना ही कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन आई विल कंपेयर, then what should I get, 2k minus 6 equal to 0 and k square minus 6k minus 4h plus 13 equal to 0। एक बात बताओ, यहां से k is equal to 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये k की वैल्यू जो 3 आई है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4h एंड प्लस 13 इक्वल टू 0, 9 माइनस 18 माइनस 4h प्लस 13 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 13 प्लस 9 विल बी व्हाट, -5। हाँ, -5। 13 और 9 मिलके कितना, अच्छा -5 प्लस 9 18 और 13 को ले। चलो ये -5 आएगा कि नहीं आएगा? 13 माइनस 13 प्लस 9 विल बी आई थिंक 28, सॉरी 22 minus this will be 4 equal to 0, then h is equal to I think 1। h is equal to 1 आ गया, ध्यान से मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। h is equal to आपका 1 आ गया,
आया ना, और k इज इक्वल टू 3 आ गया, तो क्या जो ओरिजिन है कह सकते हैं कि h के मान 1 और 3 पे शिफ्ट हो जाएगी? बोलो। हाँ। सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज कितना है? 1 एंड 3, HK 1 3। समझ में आया? ये थोड़ा सा नया था, इट्स ओके। अब आप अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ रहे, तो हम स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये जो पुराना हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े थे उसमें क्या है, ब्रीफ ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आपके पास क्वाड्रेटल दिया हुआ है, और इस क्वाड्रेटल में जैसे हमारे पास कर सकते हैं, क्वाड्रेटल क्या है, 4 पॉइंट दिए हैं A B C एंड D, एंड इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6 3, दिस इज A, एंड देन B इज -3 5, एंड देन C इज 4 -2. हाँ, सेम क्वेश्चन इज देयर, यू कैन सी। और D के बारे में आपसे कहा गया है HK। अब आपसे कह रहे हैं कि मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। आई थिंक होगा DBC, यही होगा ना, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा। ये ABC नहीं होगा। इनके बारे में कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना, दैट इज मॉड ऑफ x + y - 2 अपॉन 7। एक चीज जब हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे थे उस समय इस पर डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया कि जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस देते हैं तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब होता है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3, याद है, हाँ, प्लस x2 x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रायंगल इसके DBC के बारे में। एरिया ऑफ DBC, देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी आपके सामने ये 1 और 2 और 3 में कंफ्यूजन क्रिएट हो, ये देखिए D को 1 1 मानिए, B को 2 2 मानिए और C को 3 3 मान लीजिए, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2, D को आपने क्या माना, आई थिंक ये xy दिया है ना, h के नहीं दिया भाई, xy दिया है, सॉरी, इसको आप xy बनाइए। तो ये x1 की जगह पे x लिख दूंगा, y2 - y3 5 + 2, ठीक है, देन x2 -3 हो जाएगा, एंड y3 - y और -2 - y, -2 और -y प्लस x3 आपका 4 हो जाएगा, एंड y1 - y2 यानी y - 5। अब आप इसको सिंपलीफाई थोड़ा कर लीजिए जितना पॉसिबल हो। जब आप सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ पे 1/2 7x + 6 + 3y एंड प्लस 4y - 20। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, 7x + 7y एंड -14। आप चाहो तो 7 कॉमन ले लो, तो 7/2। और ये मॉड में हम लिखते हैं, मॉड में लिखने का पर्पस ये होता है ना कि इट शुड नॉट बी नेगेटिव, तो ये मॉड ऑफ x + y - 2 आ जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल का फाइंड कर लो। हाँ बताएं। नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक बार फिर से A को 1 1 मान लीजिए, 6y2 - y3 प्लस B को या -3 हो जाएगा, y3 - y1 -3 -2 -3, ठीक है, एंड प्लस x3 आपके पास 4 हो जाएगा, एंड y1 - y2 3 - 5 हो जाएगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट आप करोगे तो ये 1/2 6 × 5 2 7 7 -3 × -5 and 4 × -2, it will be 1/2 42 minus प्लस हो जाएगा 15 and -8। बोलिए, जब आप सिंपलीफाई करोगे ना तो ये 1/2 × 49 हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं रेशियो पे कि हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे।
यही निकला हूँ, थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैन बी रिटन एज, ये डीबीसी कितना है 7/2 mod of x plus y minus 2 होल अपॉन 1/2 into 49, ये 2 से 2 और 7 से ये 7 आया कि नहीं आया, आगे। x plus y minus 2 upon 7, यही आपको प्रूव करना है। गॉट इट? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। तो एक बार देख लीजिए पूरा ये और उसके बाद फिर